नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005। So this act come into force on 12th October 2005। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि आरटीआई एक्ट 2005 कम into force on 12th October 2005। एप्लीकेबल टू, उस समय जब ये एक्ट आया उस समय एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K। पॉइंट नोट करिए। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन इंडिया, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर in India is restricted by the Official Secret Act 1923 and various other special laws which the new RTI Act relaxes। तो कई ऐसे नियम हैं जिसके अंतर्गत कुछ सूचनाएं आरटीआई एक्ट में भी प्रदान नहीं की जा सकती हैं। और पहले एक नियम चलता था जिसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। एक अधिनियम था जिसमें सरकारी दस्तावेजों को गोपनीय रखने का प्रावधान था। तो आरटीआई एक्ट के द्वारा हम आज जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनको मांग सकते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे विशेष नियम हैं जिनके द्वारा कुछ सूचना को अभी भी प्राप्त करना आरटीआई एक्ट में भी उसका प्रावधान है कि वो सूचना नहीं दी जाती है। पहला पॉइंट नंबर 1। आगे चलते हैं, नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 2 कि आरटीआई इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जो फंडामेंटल राइट है उससे अलग है आरटीआई। सो आरटीआई इज ए पार्ट, नहीं इसको दोबारा से समझिएगा। आरटीआई इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आरटीआई जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट का उसको दर्जा दिया गया है। अब आरटीआई काम कैसे करता है, तो हर आरटीआई में एक पब्लिक अथॉरिटी होती है। पब्लिक अथॉरिटी, फिर एक नागरिक होता है जो सूचना को मांग सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। और एक होता है पीआईओ जिसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और जब पीआईओ है तो एक असिस्टेंट सहायक जन सूचना अधिकारी, उसको बोलते हैं असिस्टेंट पीआईओ भी होगा। तो इस तरह से जो नागरिक है वो पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकता है और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी द्वारा नियुक्त की जाती है, वो भी सूचना देने में सहायता करती है नागरिक को। तीसरा पॉइंट, इफ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म disproportionately
divert the public resources or may cause harm to the safety or preservation of record, it may be denied. इसका तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि अगर सूचना को प्रदान करना जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं वहाँ से डिसअप्रोप्रिएट डाइवर्सन हो जाता है या इट में कॉज हार्म टू द सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड, देन द इंफॉर्मेशन इज डिनाइड अंडर आरटीआई एक्ट। तो एक तो संसाधनों का डिसप्रपोर्शनेटली डाइवर्जन हो जाए या जो प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स का प्रिजर्वेशन है उसको हानि हो रही हो, इसके आधार पर सूचना आरटीआई एक्ट के अंतर्गत डिनाई की जा सकती है। डिनाई द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ disappropriate, divert the public resources or may cause harm to the safety or preservation of the records, तो हम उसको सूचना को डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, आरटीआई एक्ट हैज़ overriding effect with other laws। इसका मतलब क्या है कि आरटीआई एक्ट का बाकी जो नियम हैं उसके ऊपर वो सुपीरियर होता है, यानी आरटीआई एक्ट जब लागू होगा तो बाकी एक्टों के ऊपर मतलब इसको प्राथमिकता दी जाएगी, इसको सुपीरियरिटी दी जाएगी, यानी पहले इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर देनी होगी, बाद में किसी और एक्ट की बात होगी। नंबर 5, द एक्ट गिव इंफॉर्मेशन ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आरटीआई एक्ट गिव इंफॉर्मेशन ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बाहर का कोई नागरिक अगर लेना चाहेगा तो वो आरटीआई के अंतर्गत सूचना नहीं ले सकता है। इट डज नॉट मेक प्रोविजन फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू कॉरपोरेशन, एसोसिएशन और कंपनीज। और कौन कौन नहीं ले सकता है? इट डज नॉट, एक आम नागरिक सूचना ले सकता है, उसके अलावा इट डज नॉट मेक प्रोविज़न, इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू कॉरपोरेशन, एसोसिएशन और कंपनी एटसेट्रा, उनको इन सूचना देने का प्रावधान इसमें नहीं है। पॉइंट नंबर 6, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ records, public authority shall charge no fees for first hour, यानी पहले 1 घंटे तक अगर आप रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो कोई फीस नहीं है, बट फीस फॉर मोर ओवर्स विल अप्लाई। पहले 1 घंटे में रिकॉर्ड्स का अवलोकन करने की फ़ीस नहीं ली जाएगी, 1 घंटे के बाद फीस दे होगी। और इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, तो ज़रूरी बातें हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं आरटीआई के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। नोट कीजिएगा।
कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम? द इंफॉर्मेशन exempted from डिस्क्लोजर, पॉइंट नंबर 1। इसमें सेक्शन भी पूछ लेते हैं, तो सेक्शन 8(1) एंड सेक्शन 9 of the act enumerate the types of information which is exempted from डिस्क्लोजर। यानी कहीं कहा जाए, प्रश्न ये आ जाए कि कुछ जो सूचनाएं हैं जो डिस्क्लोजर से एग्जम्प्ट हैं वो किस सेक्शन में कहा गया है। तो एक तो सेक्शन 8(1) में कहा गया और एक सेक्शन 9 में कहा गया है, और एक है सेक्शन 8(2). सेक्शन 8(2) क्या कहता है? सेक्शन 8(2) कहता है however provides that information exempted under सेक्शन 1 यानी 8 और सेक्शन 8 के ही पहले जो सेक्शन था 8(1) में जो एग्जेम्प्टेड थी उसको दे सकता है 8(2) वाला, और एग्जेम्प्टेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ, लेकिन कंडीशन है उसकी। क्या कंडीशन है? इफ पब्लिक इंटरेस्ट, अगर ये सूचना जनहित में जारी की जाती है, इन डिस्क्लोजर ओवर वेज द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। यानी अगर जनहित उसकी अपेक्षा, जनहित मतलब जो नुकसान होना है उसको सूचना को छुपाने से, अगर उसको जारी करने से जनहित ज़्यादा हो रहा है, तब इस केस में 8.2 के अंतर्गत जनहित में ये सूचना दी जा सकती है सेक्शन 8.2 में। इसी का पॉइंट नंबर 3 है the information exempt in the normal course under section 8(1) would cease to be exempted if 20 years have lapsed after the occurrence of the incident to which information is related। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर 20 साल बीत जाएंगी, जो 8.1 में इंफॉर्मेशन मांगी गई है, इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट इन नॉर्मल कोर्स अंडर सेक्शन 8(1) वुड सीज टू बी एग्जेम्प्टेड, मतलब उसका एग्जेम्पशन हट जाएगा। वुड सीज टू बी एग्जेम्प्टेड if 20 years have lapsed after occurrence of incident to which information रिलेट। यानी उस सूचना से संबंधित जो घटना है उसको घटित हुए अगर 20 साल बीत गए हैं तो 8.1 में एग्जेम्पशन से उसको छूट मिल जाएगी, यानी उसको सूचना को प्रदान किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर 8.1। कौन सी इंफॉर्मेशन है जो 8.1 में एग्जेम्प्टेड है? इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8.1। नोट करिए, तो सबसे ज़रूरी सूचना है वो क्या है? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच अफेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और लीड्स टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो इंफॉर्मेशन disclosure of which affect sovereignty and integrity of India, relation with foreign state or lead to incitement of an offense। दूसरी सूचना, information which has been expressively forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court। अगर कोर्ट की अवज्ञा होती है, उस सूचना को कोर्ट की अवज्ञा होती है सूचना देने से, तो ऐसी सूचना को सेक्शन 8 ऐसी सूचना 8.1 में उसका एग्जेम्प्ट रहेगा, वो सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 3, द इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर और वुड impede the process of investigation और prosecution of offenses। तो अगर संसद की या विधायिका की, विधानसभा की या किसी जांच में अवरोध आ रहा हो, जांच में अवरोध पैदा करने वाली या प्रोसिक्यूशन में यानी कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें अवरोध करने वाली, अवरोध पैदा कर सकने वाली सूचना एग्जेम्प्ट रहेगी 8.1 में। अवरोध करने वाली सूचना। पॉइंट नंबर 4, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, जिससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी सूचना भी नहीं दी जाएगी। नंबर 5, द कैबिनेट पेपर्स, मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट पेपर्स हों इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ deliberation of council of minister, secretaries and other officer। so क्या हुआ? council of minister, council of ministers, secretaries and other officers, ये सूचना भी 8.1 में नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन कोर्ट, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन कोर्ट
पॉइंट नंबर 7, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पर्सन इन इज relationship. Information available to a person in his रिलेशनशिप, यानी किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना नहीं दी जाएगी। तो इन्होंने कहा 1, 3 और 5, इसमें से 1, 3 और 5, देखिए 1, 3, 5 कौन सी है? कहाँ गया, आ नहीं रहा। 1, 3 और 5, यानी कैबिनेट पेपर्स हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पेपर हुए, सेक्रेटरीज की मीटिंग के, अदर ऑफिसर्स के पेपर हुए, या संसद, विधानसभा या जांच अवरोध करने वाली कोई सूचना हुई, या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ द अफेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये 20 साल बीतने पर ये एग्जाम्पशन हट जाता है, 20 साल के बाद ये सूचना दी जा सकती है। सो पॉइंट नंबर 135, तो इसको नोट करना है। पॉइंट नंबर 135, एग्जेम्प्ट आफ्टर 20 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेंडरिंग इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सूचना देने से छूट है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेंडरिंग इंफॉर्मेशन। तो सर्टेन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में स्पेसिफाइड है? सर्टेन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन specified in second schedule are exempted from providing information accepting the information pertaining to allegation of corruption and human right वायोलेशन। कहीं पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो या भ्रष्टाचार के मामलों को छोड़कर ये शेड्यूल 2 में दी गई जितनी भी संस्थाएं हैं वो वहाँ से ये सूचना देने से आरटीआई से उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसमें आईबी होता है। एक बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रॉ है इंटेलिजेंस एजेंसी, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स हैं, स्पेशल सर्विस ब्यूरो है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो है, देन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी है, आईटीबीपी है, देन डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई बोलते हैं उसको, डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी को बोलते हैं। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो शेड्यूल 2 में हैं और इनको आरटीआई के अंतर्गत ये सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर उसमें किसी अधिकारी के प्रति भ्रष्टाचार की शिकायत है या मानव अधिकारों के हनन की शिकायत है तो उससे सूचना मांगी जा सकती है। तो ये तो हमने देखा कि कौन कौन से शेड्यूल में एग्जेम्प्टेड है इन्फॉर्मेशन और 8.1 में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं दी जा सकती हैं। हालांकि 20 साल बाद अगर सेक्शन 1, 2, 3, 1, 3, 5 हमने बताए हैं,
20 साल बाद ऑटोमेटिकली आरटीआई में ये दी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं अपील। नेक्स्ट टॉपिक इज अपील। नोट कीजिए, अपील टू द फर्स्ट अपीलेटी अथॉरिटी विद इन 30 डेज। जैसे कि आपने आरटीआई में सूचना मांगी तो आप अपील कब कर सकते हैं? विद इन 30 डेज। अपील, और उस सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, जन सूचना अधिकारी से आपने सूचना मांगी और जो सूचना वहाँ से आई या नहीं आई, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील की जा सकती है फर्स्ट अपीलेट ऑफ अथॉरिटी को। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील की जा सकती है। उसकी समय सीमा क्या है? विद इन 30 डेज। फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे मान लो हमारा चला गया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इसकी बात हो रही है। ये जो है वो 30 दिन के अंदर इसे सूचना देनी है। हालांकि ये 45 दिन हो सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में ये सीमा बढ़ा कितनी हो सकती है? एक्सेप्शनल केसेस में 45 डेज हो सकती है इन्फॉर्मेशन देने की। यानी देखिए, जो सूचना मांग रहा है जन सूचना अधिकारी से, उसे सूचना नहीं मिली तो वो अपील कर सकता है 3 दिन के अंदर। यानी जब उसको लेटर रिसीव होता है उसके 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी जो होता है वो 30 दिन के अंदर उसका जवाब उसे देना होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन केसेस में 45 दिन हो सकता है। फिर जब वो सूचना मिलती है आवेदनकर्ता को से, तो उससे भी वो संतुष्ट नहीं होता तो सेकंड अपील कितने समय में की जा सकती है? वो है 90 डेज। यानी प्रथम अपीलीय अधिकारी से सूचना मिलने के उपरांत उससे संतुष्ट न होने के लिए सेकंड अपील करने के लिए कितना समय होता है? 90 दिन के अंदर सूचना करने अपील की जा सकती है। सेकंड अपील किसको की जाती है? CIC को, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को। तो ये टाइम लिमिट है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आपको जब कोई प्रार्थी आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगता है तो 30 दिन के अंदर वो सूचना जन सूचना अधिकारी को देनी होती है। अगर उस सूचना से जो 30 दिन के अंदर प्रार्थी को मिली है वो संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर, सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर वो प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकता है या सूचना से संतुष्ट नहीं होने की बात कह सकता है। फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी 30 दिन में उसका जवाब देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन कुछ केसेस में 45 दिन हो सकते हैं। लेकिन जब प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से भी प्रार्थी संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील वो कर सकता है, सेकंड अपील 90 दिन के अंदर। और वो सेकंड अपील किससे होती है? CIC से। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग। नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन, हिंदी में बोलेंगे सूचना आयोग। सो द CIC इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द RTI एक्ट 2005। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि CIC का गठन जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूटेड की गई, बनाई गई, उसका प्रावधान दिया गया अंडर सेक्शन 12 ऑफ RTI एक्ट 2005। फिर ये तो हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। एक होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, कमीशन जो है इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ RTI एक्ट 2005। यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वो सेक्शन 12 के अंदर बना गया है और जो राज्य सूचना आयोग है वो सेक्शन 15 के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, CIC जो केंद्रीय सूचना आयोग है,
या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उसकी सहायता करने के लिए। अब CIC की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। CIC की केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति करता है तो इसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक कमेटी होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। इन 3 लोगों की कमेटी होती है। इसको बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी की सलाह पर कौन इसको नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना होता है? CIC का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अधिकतम आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। तो अगर मान लीजिए कोई 62 वर्ष में CIC नियुक्त होता है तो फिर वो 3 साल ही उसका कार्यकाल रह जाएगा, यानी 65 वर्ष के बाद वो CIC के पद पर नहीं रह सकता है। लेकिन अगर वो मान लीजिए 58 ईयर्स में हो जाता है तो 63 तक, यानी पूरा वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। उसके बाद नो रीअपॉइंटमेंट। एक बार अगर कोई CIC बन जाता है तो दोबारा उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। एक ही बार CIC बन सकता है कोई, ये बात याद रखने की है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन में भी CIC बट जॉइंट सर्विस पीरियड 5 ईयर्स और 65 एज। लेकिन मान लीजिए कोई ये 10 इंफॉर्मेशन कमीशन थे, मान लीजिए पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा कोई व्यक्ति, फिर उसी को IC को ही हमने CIC बना दिया, तो उसका जो पूरा कार्यकाल है IC और CIC दोनों मिलाकर, जो ड्यूटी पीरियड है, ड्यूटी पीरियड IC प्लस CIC दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 5 ईयर्स होना चाहिए। और एज लिमिट तो है ही 65 ईयर्स से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसकी आयु 65 होगी तो भी उसको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए वो IC रहा 3 साल, तो फिर वो CIC के पद पर 2 साल ही काम कर सकता है। यानी दोनों IC इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों पदों को मिलाकर कुल उसकी सेवा 5 वर्ष की हो सकती है अधिकतम। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी ऑफ CIC, तो सैलरी किसके बराबर होती है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर इस मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी होती है। के बराबर सैलरी किसकी होती है? CIC के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC की सैलरी किसके बराबर होती है? CIC की सैलरी CEC के बराबर होती है। और इंफॉर्मेशन से कमिश्नर जो होते हैं, इसके साथ जो 10 होते हैं, उनकी सैलरी किसी चुनाव आयुक्त के यानी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है। तो ये बात याद रखने की है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिए कि हेडक्वार्टर कहाँ है CIC का? हेडक्वार्टर ऑफ CIC दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगर CIC त्याग पत्र देता है, CIC त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र देगा वो राष्ट्रपति को। रिमूव CIC इफ, अच्छा राष्ट्रपति चाहे तो CIC को पद से हटा सकता है। कब हटा सकता है? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट में रिमूव CIC और IC, किसी सूचना आयुक्त को भी हटा सकता है और CIC को भी हटा सकता है इफ पहली बात वो दिवालिया हो गया हो, दूसरी बात किसी दूसरे रोजगार में लिप्त हो, किसी दूसरे रोजगार में लिप्त हो, यानी जो CIC या IC होगा वो कोई और काम नहीं कर सकता है। तीसरी बात शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, इनकैपेसिएट हो जाए, या चौथा है पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाए तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है।
कब हटा सकता है? पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद दोष साबित होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद दोष साबित या दोषी साबित होने पर ही राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकता है किसको? CIC या IC को। अब आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राज्य सूचना आयुक्त, SIC। तो SIC के साथ भी 10 स्टेट IC होते हैं, तो इसको बोलेंगे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जैसे CIC के साथ 10 IC होते हैं, इसीलिए स्टेट वाले CIC के साथ 10 स्टेट वाले IC होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? CIC की इसको करता है किसी राज्य का राज्यपाल, अपॉइंटेड बाई, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है अपॉइंटेड बाई गवर्नर, ये राज्यपाल द्वारा होता है। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन सेम एज CIC, इसके भी प्रोविजन जो हैं कि आयु कितनी है, 65 ईयर्स है, वो भी CIC के जैसे हैं ज़्यादातर। सैलरी और अलाउंस जो हैं, सैलरी इसकी जो SCIC की सैलरी है वो किसके बराबर होगी? इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, यानी सेंट्रल के IC के बराबर होगी। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, केवल चुनाव आयुक्त, उसके बराबर होगी सैलरी SCI की। एंड स्टेट IT सेम एज द चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी सैलरी कितनी होगी? तो इसकी सैलरी कितनी होगी? सेम सैलरी सेम एज सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार के सचिव के बराबर सैलरी किसकी होगी? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट CIC कौन था RTI का? RTI एक्ट के अंतर्गत फर्स्ट CIC कौन था? तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला पहले CIC थे। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान CIC कौन है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। पता करिए गूगल पे सर्च करके, हु इज द करेंट CIC। उसी के साथ साथ अमेंडमेंट भी हुए हैं RTI एक्ट में। अमेंडमेंट इन RTI 2005। कब हुआ अमेंडमेंट? 2019 में हुआ RTI में अमेंडमेंट। तो बिल अमेंड द सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन बदले? बिल अमेंड द सेक्शन 13 एंड 16 ऑफ RTI 2005। सो इनमें ये कहा गया, 13 में तो ये कहा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ CIC प्लस 10 IC, द tenure 5 years और 65 years। टेन्योर कितना होता है उनका? 5 साल का। 5 ईयर, सॉरी ये 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स और एज उनकी 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। तो नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड। तो पहले कौन डिसाइड करता था? पहले डिसाइड होती थी उनकी चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर थी, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट है उसमें कहा गया नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार डिसाइड द टेन्योर, सैलरी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ CIC टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ जो स्टेट CIC हैं, स्टेट में जो CIC हैं या स्टेट IC हैं, वो भी किसके द्वारा डिसाइड होंगे? जो सेक्शन 16 में जिनकी स्टेट वालों की बात की गई थी, वो भी, उनकी सैलरी भी कौन डिसाइड करेगा? ऑल्सो डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये शक्ति आ गई है इस प्रावधान के तहत अमेंडमेंट के द्वारा कि वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टेन्योर को, सैलरी को समय समय पर वो परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेट के जो CIC हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो ये हो गया। और लास्ट में हम आपको ये एक पॉइंट और बता देते हैं। कलर लिया था ग्रीन। तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन टू APIO और PIO टाइम 35 फॉर इंफॉर्मेशन। सो कितना समय है? टाइम 35 डेज फॉर इंफॉर्मेशन, यानी वैसे तो 30 दिन है, 5 दिन का डिले हो सकता है मैक्सिमम। फिर अच्छा, ये बढ़ा दिया गया है इसमें। फिर सेकंड शेड्यूल की इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए 45 दिन है। सेकंड शेड्यूल में जो संस्थाएं हैं अगर वहाँ से सूचना मांगी जानी है तो वो 45 दिन में है। फिर थर्ड शेड्यूल में अगर मानी जाती है तो 40 दिन का समय है। तो ये पॉइंट और याद रखना है। इसी के साथ हमारा RTI एक्ट के मेन पॉइंट कवर होते हैं। RTI एक्ट 2005 और अमेंडमेंट हुआ इसका 2019 में।